नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईटीपी पेशेंट्स की, लेकिन उन पेशेंट्स की जो अभी रिकवर हो रहे हैं या हो चुके हैं। अब उन्हें किस तरह का डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, अपनी मेंटालिटी को किस तरह से सेट करके रखना है कि स्ट्रेस या इस तरह की कोई भी टेंशन उनके डिजीज़ को वापस एग्रीवेट ना कर पाए, किस तरह का लाइफस्टाइल उन्हें फॉलो करना है ताकि वो ज़िंदगी भर हेल्दी रह सकें। अभी कुछ दिन पहले आपने डॉक्टर विक्रम की वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने आईटीपी पेशेंट्स की डाइट के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज हम प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से बात करेंगे और जानेंगे कि डिजीज़ रिकवर होने के बाद, ठीक होने के बाद पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, बहुत सारे आईटीपी के पेशेंट्स आप डील करते हैं डेली बेसिस पे, तो मैं जानना चाहूँगी कि सबसे पहले कोई भी और सवाल से पहले मैं जानना चाहती हूँ आईटीपी होता क्या है इन वेरी ब्रीफ, और क्या क्या सिम्टम्स हैं जिनकी हेल्प से पेशेंट पहचान सकता है कि मे बी ये आईटीपी हो सकता है। सो आईटीपी या इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। I'll explain it in very simple terms. जहाँ पे बॉडी हमारे खुद के प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इट्स एन इम्यून मीडिएटेड डिसीज हो जाता है। सो आवर ओन इम्यून सिस्टम अटैक्स आवर ओन सेल्स कंसिडरिंग इट एज ए फॉरेन बॉडीज। सो दिस इज व्हाट द कंडीशन इज। और जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं दैट वुड बी ईजी ब्रूजिंग, जहाँ पे शरीर पे नीले से या ग्रीन ऐसे पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। और देयर इज समथिंग कॉल्ड पिटिकिएस जहाँ पे पिन पॉइंट रेड डॉट्स आ जाते हैं बॉडी पे बिकॉज ऑफ कैपिलरी ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग होती है नाक से या दांतों से भी हो जाती है। कई बार भी ऑब्जर्व ब्लीडिंग यूरिन या स्टूल में भी हो जाती है। एंड फीमेल्स में उनको पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ये इसके क्लासिकल कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। और सिस्टमिकली हम देखें तो वीकनेस या फटीग ऐसे कुछ, और बार बार इनको फीवर जैसे लगते रहना या टेम्परेचर रेज रहता है, ये थोड़े से सिम्टम्स जो हम आईटीपी के पेशेंट में ऑब्जर्व करते हैं। जी, और हम देखते हैं कि काफ़ी पेशेंट्स हर रोज़ ठीक होते हैं, आईटीपी से रिकवर होते हैं। ड्यूरिंग आईटीपी एक स्ट्रिक्ट डाइट है जो, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर विक्रम ने उस डाइट के बारे में भी बात की है। तो अभी जब पेशेंट रिकवर हो रहा है, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि किन चीज़ों से ही पता लगाया जा सकता है कि यस रिकवरी स्टार्ट हो गई है। ओके, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, वी गेट ब्लड टेस्ट डन जहाँ पे प्लेटलेट का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, प्लेटलेट नंबर्स के थ्रू वी गेट टू नो। और कई बार हम मैन्युअली ये प्लेटलेट पिक्चर कराते हैं, वहाँ पे जाइंट साइज प्रोडक्शन भी हो रहा होता है विच वी डू नॉट कंसिडर इन द काउंट, वो भी हो रहा है। तो फिर देयर इज थोड़ा सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्टर हो जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मैनेज करते हैं। और द रिकवरी का मेन जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो है सिम्टोमेटिक बेटरमेंट पहले तो, उसके साथ साथ दैट शुड डिपिक्ट ऑन द ब्लड पिक्चर नंबर्स। ओके, तो प्लेटलेट काउंट जैसे जैसे इंक्रीज होते जाता है एंड इट कीप्स स्टेबल, बॉडी उसको स्टेबल रखती है, तो वी आर गुड टू गो। ओके, सो कुछ वैल्यू है प्लेटलेट काउंट का कि इतना होना ही चाहिए तभी हम कंसिडर करेंगे कि अभी ठीक है, या पेशेंट या फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किस तरह से रहता है? पर्सन टू पर्सन कुछ वेरी करता है, बट अगर हम स्टेटिस्टिकली इफ़ यू स्पीक, प्लेटलेट का रेंज शुड बी 150 to 450 के बीच में होना चाहिए। दैट इज़ द नॉर्मल रेंज। तो बट कई पेशेंट्स में हमने देखा इफ़ इट इज़ अबव 130 और सो इट्स गुड ऑल्सो। ओके, सो आपके एक्सपीरियंस में ऐसा पेशेंट आपने देखा हो सबसे कम प्लेटलेट्स अब तक आपने देखे हैं कि जिस पेशेंट के थे, लाइक बहुत से यहाँ आते हैं जो 70,000 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, बट कम भी होते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में सबसे लीस्ट प्लेटलेट काउंट वाला पेशेंट अब तक? इफ आई स्पीक अबाउट द लीस्ट काउंट ऑफ प्लेटलेट्स जिससे मैंने देखा, इट इज़ 4000 प्लेटलेट्स पेशेंट के थे। एंड दैट पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स, इतने विजिबल सिम्टम्स नहीं थे एक्सेप्ट फॉर नेजल ब्लीडिंग। Okay. Otherwise, I have seen many patients जिसके 60-70,000 patients भी हैं, they have all the symptoms that I have told already. So, but this was a surprise case for me जहाँ पे patient के platelets बहुत ही कम थे, but he was almost asymptomatic. Okay. Except for nasal bleeding, there was no other symptom. Oh, so in cases में identify करना तो is very difficult, क्योंकि जो भी आपने classical symptoms बताए इसके वो patient को नहीं है, तो how पेशेंट कैन आइडेंटिफाई कि कुछ प्रॉब्लम भी है? नेजल ब्लीडिंग क्योंकि समर्स में कभी कभी नॉर्मल भी होती है, तो कैसे उसने आइडेंटिफाई कैसे किया? आई एम सरप्राइज्ड टू नो।
इट्स जस्ट दैट कि अगर नेजल ब्लीडिंग बार बार हो रही है, पेशेंट को कोई और सिम्टम नहीं है, देयर इज नो अदर सिम्टम, वीकनेस या फटीग रहता है, अच्छा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी टेंड टू इग्नोर इट कि हम काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वी जस्ट इग्नोर इट, और ये रोज़ का ही हम सोचते हैं कि रोज़ का ही है तो हो रहा है जी। और दूसरा चीज़ होता है, देयर आर पीपल जो रैंडमली अपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराते रहते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स और मोस्ट ऑफ द पीपल दैट हैव सीन, कई बार एक्सीडेंटली भी पता चल जाता है कि देयर इज समथिंग एल्स, कुछ और टेस्ट कराने के लिए जाते होते हैं, तो दे गेट टू नो कि उनके प्लेटलेट्स कम है, उसके लिए फिर वो काफ़ी टेस्ट और ये कुछ होते हैं, देन दे गेट टू नो दैट दे हैव दिस पर्टिकुलर कंडीशंस। मेनी टाइम्स इन ए फ्यू पॉपुलेशन, उसको हम बहुत टाइम में देखा है कि बहुत ही कम सिम्टम्स के साथ देखते हैं, और उसको हम वी टेंड टू इग्नोर इट बिकॉज द सिम्टम्स काफ़ी और चीज़ों के साथ मिमिक कर रहे होती हैं। राइट। और आई थिंक जो नेजल ब्लीडिंग की आपने बात की, वो क्वाइट ऑफन होती है या वंस इन अ वाइल? इन फ्यू पीपल इट इज़ वेरी ऑफ्टन, और कईयों में नहीं नज़र आती है। देयर इज़ गम ब्लीडिंग एंड स्पेशली इन फीमेल्स वी सी लॉट ऑफ पीरियड ब्लड, वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, गॉट इट। सो एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि कितना वक्त लगता है ITP के पेशेंट को रिकवर होने में या रिकवरी स्टार्ट होने में? So as I say always, recovery is subjective and it varies from patient to patient, क्योंकि आयुर्वेदिक ऐसे साइंस है ना जहाँ पे हम सपोज करो आप एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं कि मैं जनरलाइज कुछ भी दे रहा हूँ। बिल्कुल। कुछ मेडिकेशन से कुछ होती है जो कॉमन होती हैं, बट बाकी हम पेशेंट की जो कंडीशन होती है उस टाइम पे, प्रकृति विकृति दोष और उन सब की अवस्था को देख के हम डिसाइड करते हैं कि इसको ये पेशेंट को ये देना है या नहीं देना है। और हमेशा हम नाम के ऊपर नहीं जाते हैं दवाइयों की भी, हम इंग्रेडिएंट्स के बेस पे उसको डिसाइड करते हैं कि क्या देना है। ओके। रिकवरी इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। राइट। और कुछ पेशेंट्स में हम ऑब्जर्व भी करते हैं कि फ्लक्चुएशंस भी होती हैं इन द बिगनिंग, कि प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, फिर कम भी हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, फिर बाद में जाके स्टेबल भी हो जाते हैं। सो ये फ्लक्चुएशंस होना, इज इट नॉर्मल और इट्स फाइन फ्लक्चुएशंस होना, एवरी पेशेंट, कई बार हो जाता है पेशेंट्स को कहीं बुखार आ गया, कुछ हो गया, देयर आर इन्फेक्शंस ऑन एंड ऑफ, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस है क्योंकि ऑलरेडी द कंडीशन इज ऑटोइम्यून कंडीशन और इम्यून सिस्टम वैसे वीक हो जाता है। सो देयर आर मेनी टाइम्स जो इन इन्फेक्शंस की वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाता है, और कई टाइम ऐसा भी होता है, कई बार हमने देखा है, इट्स जस्ट दैट के प्लेटलेट अंटिल द रिकवरी इज कंप्लीट वो फ्लक्चुएशन होते रहता है, इट्स फाइन दो। ओके। सो हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पेशेंट फॉलो करते हैं, और कभी कभी इसकी शिकायत भी करते हैं कि अभी नहीं फॉलो हो रहा है। सो कब आप उनको एडवाइस करेंगे कि अभी वो अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हैं, या अभी उनको उस स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है एंड दे कैन ऐड अ फ्यू थिंग्स? जैसे पेशेंट को इफ़ वी ऑब्जर्व कि पेशेंट इज सिम्टोमेटिकली स्टेबल, कोई हम सिम्टम्स ऑब्जर्व नहीं कर रहे, प्लेटलेट्स और अबव एक सेफ नंबर के ऊपर हैं, प्लेटलेट्स लाइक अराउंड 50 या 60,000 के ऊपर स्टेबल रह रहे हैं, ओके, वी ऑब्जर्व इन 1 और 2 या 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट में, इफ दे आर स्टेबल ऑन दैट नंबर, तो देन वी स्टार्ट ग्रेजुअल रीइंट्रोडक्शन। हमेशा कोई भी फूड होता है, इट हैज़ टू बी अ ग्रेजुअल अप्रोच, क्योंकि हमने सब कुछ एक साथ कट ऑफ किया होता है, तो बॉडी हैज़ टू एडजस्ट और अडेप्ट टू द न्यू फूड दैट वी आर गिविंग, सो इट हैज़ टू बी ग्रेजुअल रीइंट्रोडक्शन ऑफ द फूड, and when the platelet is above safe number or symptomatically patient stable, we start reintroducing food. Okay. And one more thing जो पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि क्योंकि वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे होते हैं, स्टीरॉइड्स भी बहुत सारे पेशेंट्स ले रहे होते हैं, और कभी कभी उन्हें लगता है कि अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट किया तो इसको कम्प्लीटली असाइड कर दें, एलोपैथिक मेडिसिन को कम्प्लीटली बंद कर दें। सो जो कि हम सजेस्ट नहीं करते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, और क्या ऐसा करना इज़ सेफ ऑप्शन कि एकदम से बंद कर दी या खुद से बंद कर दी? कोई भी चीज़ मेडिकेशंस लेने से पहले सजेशंस और इम्पॉर्टेंट, बंद करने से पहले भी सजेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी सेल्फ मेडिकेशन जैसे हार्मफुल होता है, तो सेल्फ मेडिकेशंस बंद करना भी वो हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि बॉडी वुड शो सम विड्रॉल सिम्टम्स सडनली। सो देयर इज अ मेथड टू टेपर ऑफ दिस काइंड ऑफ मेडिकेशन। स्टीरॉइड्स आप एकदम से बंद कर ही नहीं सकते हैं, और जो भी इम्यून सप्रेजेंट्स और बाकी जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं ITP में, देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स स्टीरॉइड्स के साथ देयर आर अदर मेडिकेशंस दैट हैज़ टू बी गिवन टू कंट्रोल द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। सो उसको कोई भी मेडिकेशंस वी वुड सजेस्ट एकदम से बंद ना करें, उसको हम ग्रेजुअली ही बंद कराते हैं, असेसिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। जी, तो ये हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर ही आपको मेडिसिन कोई भी शुरू करनी है और कोई भी बंद करनी है। प्लीज़ अपने आप से अपनी कोई भी मेडिसिन बंद ना करें। और सर, मैं
काफ़ी बार ये भी ऑब्जर्व किया है कि कोई आईटीपी का पेशेंट है, इनके सीजनल चेंज की वजह से कुछ फीवर, कोल्ड या थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, तो वो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी आईटीपी की जो प्रॉब्लम्स हैं जो ठीक हो रही होती हैं वो एग्रेवेट हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में क्या करें? वो इन चीज़ों के लिए भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ही लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्या करना चाहिए? दिस पॉइंट ऑफ टाइम जैसे सीजनल इन्फेक्शन होते रहते हैं, सीजनल चेंजेस की वजह से ऑब्वियसली देयर आर एलर्जीज, इन्फेक्शंस एंड ऑल दैट वी सी, सो इट्स फाइन टू टेक एलोपैथिक मेडिकेशंस, और साइड बाय साइड जो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं वो कंटिन्यू रख सकते हैं। इफ़ द पेशेंट इज़ विलिंग कि वो आयुर्वेदिक ही मेडिकेशंस लेना चाहेंगे, सो वी आर रेडी टू असिस्ट देम। दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, इफ़ दे वांट दे कैन टेक, बट वी वुड सजेस्ट कि वो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी प्रेफर करें उसी साइड बाय साइड टू उस चीज़ को हील करने के लिए जल्दी से, सो दैट वो जो प्रोसेस है वो फास्टन हो जाए। जी, तो हमारे पास इन चीज़ों के लिए भी हर्ब्स हैं। एग्जैक्टली, वी हैव लॉट ऑफ हर्ब्स फॉर फीवर, कोल्ड एंड कफ, क्योंकि आयुर्वेद का जो सबसे पहला चैप्टर ही बताया गया है जो चिकित्सा स्थान में बताया, वो ज्वर अधिकारी है, जहाँ पे फीवर जैसे हमारे बहुत कॉमन टर्म है, ज्वर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिसीजेस है जो उसी एक ही चैप्टर में बताया गया है, और ये बहुत एक्सटेंसिवली बताया गया है। राइट, क्योंकि लोग अक्सर आयुर्वेदिक मेडिसिन को इस्तेमाल करना तब शुरू करते हैं जब उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी सिवियर हो जाती है, एलोपैथिक में वो ट्रीट नहीं हो पा रही होती। इन चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि कोल्ड, कफ और ये छोटे छोटे इन्फेक्शंस, एलर्जीज के लिए भी आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब्स हैं। There are plenty of herbs for the same thing. Yes, very right. So always try to go for Ayurveda first, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं करती और ना ही आपकी बॉडी को रेजिस्ट बनाती है, ताकि आप जो छोटी छोटी बीमारियों से खुद ही लड़ने के लिए सक्षम आपको रखती हैं ये आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब सर, अगर बात करें पोस्ट रिकवरी डाइट की, तो अभी पेशेंट, आपने बता दिया पेशेंट को दैट यू कैन ऐड, तो व्हाट इज द सेफेस्ट थिंग to add or to begin with in the diet? Safest thing, अगर हम, I wouldn't say safest things, ITP patients का ये रहेगा कि after the recovery for a while there would be a strict, जैसे gradual reintroduction होते जाता है for a time being से हम जैसे शुरू कर लेते हैं, so उनके लिए ऐसा बताऊंगा कि वो good news है, they can eat almost the things except there are few exceptions or restrictions, but उनके लिए डाइट जितना strict during the treatment रहा था बहुत ही इजी हो जाएगा उसके बाद, उनके लिए वो गुड न्यूज़ रहेगा। यस, सो क्या क्या चीज़ें, पहले अवॉइड की बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें अभी भी उनको अवॉइड करनी चाहिए? बेसिकली जो चीज़ें अवॉइड करनी है, प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड और रिफाइंड शुगर वाली चीज़ें, सोडा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गया, पैक्ड और प्रोसेस्ड जो फूड होती है और जो बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव एडेड फूड होते हैं, उन सबको अवॉइड करना है। डीप फ्राइड फूड्स हो गए, इन सबको बेटर हम अवॉइड करें। और स्पेसिफिकली कुछ वी हैव सीन रेड मीट हो गया, ये सब कुछ थोड़ा इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं, तो इन सबको अवॉइड करना अच्छा रहता है। वंस इन ए वाइल इफ ए पेशेंट इज यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ फूड, बिकॉज वी सी पेशेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो हर जगह का फूड कल्चर अलग होता है, सो दैट्स ओके, वंस इन ए वाइल दे कैन कंज्यूम। और देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ फिश, और जो पेस्केटेरियन होते हैं उनके लिए भी हम कहते हैं जी अवॉइड करें few varieties of fishes and all, but there are few things that they can include gradually. Okay, so क्या क्या चीज़ें पेशेंट को हेल्प करेंगी कि उनके सिम्टम्स एग्रेवेट ना हो और उनकी कंडीशन डे बाय डे बेटर होती जाए? Okay, so यहाँ पे आफ्टर द रिकवरी जो डाइटरी प्रिंसिपल्स मेंटेन करने हैं लोगों को, देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। सो द फूड वुड बी, जो भी हम फूड लेंगे उसके कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हो कि वो इम्यून बूस्टिंग और इम्यून एनहांसिंग हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, और साथ के साथ हमारे प्लेटलेट के प्रोडक्शन बूस्ट करने में हेल्प करें, और ऐसा फूड हो जो कोई भी सिम्टम्स प्रीवियस कुछ भी रहे उसको ट्रिगर ना करे। इनके अलावा क्या क्या हम देखें फूड में, किस तरह का फूड हम खा सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी दीजिए, और उनकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए उस फूड की? श्योर, सो जो क्वालिटी ऑफ फूड रहेगा दैट हैज़ टू बी आयरन रिच, बिकॉज आयरन जो है हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। देन विटामिन B12 स्पेसिफिकली, और फलेट रिच होना चाहिए। अगेन विटामिन B12 जो है एक तो इम्यून को एनहांस करता है, साथ के साथ वो हमारे ब्लड सेल्स प्रोडक्शन को हेल्प करता है। द अदर थिंग दैट वी हैव टू ऐड, कंसीडर द फूड आइटम्स विच आर रिच इन विटामिन C। और विटामिन C को लेके कुछ मिसकॉन्सेप्शन रहेगा दैट आई एम गोना क्लियर।
विटामिन सी इसलिए चाहिए क्योंकि विटामिन सी हेल्प्स विद आयरन अब्जॉर्प्शन और इम्यून के लिए तो सबसे बेस्ट है, इम्यून हेल्थ को एनहांस करने के लिए। एंड द अदर थिंग्स जो हमें कंसिडर करना चाहिए, द फूड्स विच आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, एंटी ऑक्सीडेंट रिच फूड हो, जैसे हम आयुर्वेद के टर्म्स में यूज़ करूँ तो रसायन हो, ऐसी चीज़ें खाने में हमें हेल्प लेनी चाहिए। उन खानों की मदद की वजह से जो है ना हमारे जो रिकवरी हो चुकी है वो अच्छे से मेंटेन रहती है। और विटामिन डी रिच फूड भी हमें कंसिडर करना चाहिए। जी, तो इनके कुछ एग्जांपल्स आप दे दीजिए, क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं पेशेंट? ITP के पेशेंट्स आफ्टर रिकवरी दे कैन हैव व्हाटएवर दे वांट, एंड व्हाटएवर से इसका कोई गलत मतलब नहीं लेना है। आई एम गोना गिव सम एग्जांपल्स। सो सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, सब कुछ वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, बीट्स, रेडिश, टर्निप्स, दे आर वेरी गुड फॉर देम। लेंटिल्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, और इन ए मॉडरेशन। कभी कभार वो कंसिडर करें राजमा, चने, सब कुछ ज़्यादा ना खाएं इन सबको, जितना हो सके उतना अवॉइड करते रहें। कभी 10 दिन में एक बार खा लिया, हफ्ते में एक बार ले लिया तो दैट इज़ फाइन टू हैव। बट लेंटिल्स हो गया जैसे मूंग दाल, मसूर, द होल ग्रीन ग्राम एंड ऑल, दे आर वेरी गुड फॉर देम। इवन तुअर दाल एंड ऑल दे कैन हैव। अगर उसके बाद हम जो डायरी प्रोडक्ट्स जो हम मना करते हैं, तो इफ़ पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो घी दे कैन कंसिडर। घी अगेन said in the last videos also, yes, the best thing for pitta energy, पित्त दोष के लिए। तो घी they can have, और टोफू और टेम्पे, ये दो सोया बेस्ड होते हैं, तो they can have these things। और इसके साथ साथ सीरियल्स सारे के सारे, और मिलेट्स जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं वो भी जो लोकली यूज़ होते हैं। जब इफ़ यू स्पीक अबाउट रीजनलिटी, इंडिया में साउथ की तरफ हम जाएंगे तो वहाँ पे जवार, बाजरा होता है यूज़, रागी बहुत यूज़ होता है। एंड सम पार्ट्स ऑफ केरला में हम जाएंगे तो देयर आर डिफरेंट वेराइटीज़ और नेटिव वेराइटीज़ ऑफ राइस विच आर वेरी गुड और रिचर, बहुत प्रोटीन रिच होते हैं और फाइबर रिच होते हैं। तो दैट दे कैन हैव, वो नेटिव हो जाए। एंड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया यहाँ पे हम देखते हैं मक्का ज़्यादा यूज़ होता है, गेहूँ ज़्यादा यूज़ होता है। तो मक्का दे कैन यूज़, जवार दे कैन यूज़, और बाकी जो मिलेट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ग्लूटेन जैसे वीट हो गया, रिफाइंड वीट जैसे मैदा हो गया, ये सब हम अवॉइड करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रेगुलर में ये रखें, होल फ्रूट्स का इस्तेमाल। ठीक है, होल फ्रूट्स चाहे जो मर्जी खाना है खाएं फ्रूट्स में, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, एक्सेप्ट तो कुछ बहुत ज़्यादा सिट्रसी जैसे ऑरेंजेस हो गए, मैंडरिन से कभी कभार खाएं। बट दे कैन ईट वॉट एवर दे वॉन्ट इन द फ्रूट्स। Got it. एंड कुछ सीड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और फैटी एसिड जो ओमेगा 3 होता है जिससे बहुत अच्छा मिलता है, आलमंड्स, वॉलनट हो गया। और देर आर फ्यू वेराइटीज़ ऑफ फिशेस अगर जो इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे सैमन, सार्डाइंस हो गया, ये सब कुछ पेशेंट अपने खाने में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पोस्ट रिकवरी। एंड दूसरा चीज़ है, अगर इफ़ ए पेशेंट इज़ नॉन वेजिटेरियन, अगेन दे कैन हैव वंस इन अ वाइल chicken, again boiled or grilled, not too many masalas as in the Indian food। और चिकन सूप हो गया, सब कुछ थोड़ा सा रेगुलर में रखें तो इट वुड बी गुड फॉर देम। वाओ, आई थिंक बहुत बड़ी विंडो आपने ओपन कर दी है उनके लिए, बहुत कुछ है अब उनके पास खाने के लिए। बिल्कुल सही कहा था आपने, जितनी स्ट्रिक्ट डाइट थी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, अभी उतनी ही ओपन डाइट है उनके लिए। बट डेफिनेटली आई एम श्योर मॉडरेशन इज द की, एंड स्टार्ट एवरीथिंग ग्रेजुअली, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। धीरे धीरे खाना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है। किसी चीज़ से आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको अवॉइड करें, और डॉक्टर तो आपके पास है ही, आप सलाह ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेशंस ले सकते हैं, क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, वी हैव मेनी ऑप्शंस। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, जैसे आपने होल फ्रूट्स की बात की लेने हैं, और ड्यूरिंग ITP हम जूस बोलते हैं पेशेंट को, रेड जूस और ग्रीन जूस स्पेसिफिकली, तो अभी क्या रिकवर होने के बाद भी उसको वो कंटिन्यू करना है? और दूसरी चीज़, ग्रीन जूस के और रेड जूस के सेपरेटली क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कब लेना है और कितना लेना है, वो भी बता दीजिए। It's better to have even after recovery, green juice or red juice। So green juice is basically एक mixture of vegetables है, या leafy vegetables हम जिसकी बात करें वो है, and that has to be taken in the morning, around 20 to 50 ml, based upon कि क्या पेशेंट की कंडीशन है, एज और उस फैक्टर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। जो रेड जूस है वो प्रेफरेबली इवनिंग बिफोर 5 PM। आई सजेस्ट ऑल ऑफ माई पेशेंट्स कि फ्रूट्स खाना है, फ्रूट जूसेस कुछ भी लेना है, वो टेक इट बिफोर 5 PM। ओके। एंड नेवर टेक फ्रूट्स आफ्टर मील्स इमीडिएटली, और फ्रूट्स खा के इमीडिएटली खाना भी मत खाएं।
ओके, सो ग्रीन जूस इन द मॉर्निंग, रेड जूस इन द इवनिंग। अभी डालना क्या है ग्रीन जूस में और क्या डालना है रेड जूस में? जैसे मैंने बताया था कि ग्रीन जूस इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल्स। सो उसमें रहेगा कोरिएंडर, मिंट, स्पिनच, बेसिल, और हम मोरिंगा भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ इट इज़ इजीली अवेलेबल। वी कैन ऑल्सो यूज़ शीशम के पत्ते इफ़ दे आर अवेलेबल ऑल्सो। और द अदर थिंग दैट वी कैन यूज़ इज़ व्हीट ग्रास। इट्स एक्सेलेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट वेजिटेबल है व्हीट ग्रास। ओके। एंड जैसे रेड जूस इट्स अ मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स। सो इसमें जाएगा बीट रूट और मैरीगोल्ड फ्लावर पेटल्स, ग्रेप्स, स्पेसिफिकली ब्लैक ग्रेप्स, और एप्पल, पोमग्रेनेट और कैरेट्स। फाइन। सो ये दोनों की क्वांटिटी हमें 40 to 50 ml ही रखना है। ग्रीन जूस वुड बी 20 to 50 ml। ओके। और रेड जूस इज जैसे मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स और उसका है, तो वी कैन गो अप टू 50 to 100 ml। ओके। और इसको कंटिन्यू करें आफ्टर रिकवरी एज वेल? यस, आई वुड सजेस्ट टू कंटिन्यू इवन आफ्टर रिकवरी, और इसको कंटिन्यू रखें। और वी ऑलवेज सजेस्ट टू ईट होल फ्रूट्स रादर देन कंज्यूमिंग जूसेस। या राइट। एंड वन मोर थिंग, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो अभी ठीक हो गए हैं, उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है, मेंटली उनको स्टेबल रहने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा रहता होगा कि ये वापस नहीं आ जाए, जिन सर्कमस्टांसिस से वो गुजर के आए हैं, एक डर रहता है कि वो सब चीज़ें वापस ना फेस करनी पड़े। तो उसके लिए आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? स्ट्रेस जो एक ऐसी चीज़ है जो बने बनाए इंसान को ना बहुत अच्छे से बिगाड़ सकती है। जैसे कहते हैं ना, चिंता चिता समान होती है। बिल्कुल। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए ओनली थिंग दैट वी वुड सजेस्ट, rather than taking any kind of medications या supplements, please practice meditation regularly। उसके साथ साथ there are few pranayam techniques जैसे शीतली प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। These are very helpful in managing your stress, so please practice regularly। और सर इसके अलावा रिकवर होने के बाद एक और टेंशन पेशेंट्स को रहती है कि मैरिज में कोई प्रॉब्लम ना आए, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, या फिर प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए फीमेल्स के लिए। तो क्या एक्चुअली प्रॉब्लम आ सकती है और इसके लिए क्या प्रिकॉशंस या क्या चीज़ें वो ऐसी करे कि प्रॉब्लम ना आए? As such, there would be no problems। Okay. They can happily enjoy their married life, they can plan their pregnancies और सब कुछ। It's just that वो जो dietary changes हमने बताए हैं, post recovery भी हमने जो काफ़ी सारे चीज़ों को एडिशन हो गई उनके के लिए, so उस dietary changes को follow करें and everything should be fine। ओके। एक चीज़ और, क्या प्रेगनेंसी कोई कंडीशन को एग्रेवेट कर सकती है या फिर प्रेग्नेंट मदर से ये बच्चे में जा सकती है? अगर नेसेसरी नहीं है कि अगर मदर इज हैविंग आईटीपी और बच्चे को हो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन जीन एक्सप्रेशन। देयर इज फादर्स जीन्स आल्सो मदर की भी, एंड वी डू नॉट नो व्हाट इज एक्सप्रेसिंग, सो देयर इज अ चांस, देयर इज नो चांस आल्सो। सो ओके, इन केस ऑफ बोथ मदर एंड फादर, अगर दोनों को है तो देयर इज अ हाई चांस। अगेन डिपेंड्स ऑन जीन एक्सप्रेशन कि कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है। ओके, सो इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। दे कैन इजीली प्लान देयर प्रेगनेंसीज और ये सब कुछ। अपना डाइट वगैरह प्रॉपर मेंटेन करें और रेगुलरली प्राणायाम टेक्निक्स को फॉलो करते रहें कि उसको प्रैक्टिसिंग प्राणायाम और एक अपना रूटीन बनाएं जी। सो अपने रूटीन में ही उसको इनकलकेट कर लें टू प्रैक्टिस मेडिटेशन और ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राणायाम वी हैव डिस्कस, सो इट विल बी फाइन। एंड प्रेगनेंसी कैन नॉट एग्रीवेट द कंडीशंस अगर आप डाइट लाइफस्टाइल वो सब फॉलो कर रहे हैं तो। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। दे कैन इजीली प्लान देयर प्रेगनेंसीज। ऑलराइट, वंडरफुल। बहुत सारे लोगों की टेंशन आपने ख़त्म कर दी है बोल के, एंड आई होप कि आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे अगर आप एक हेल्दी लाइफ रहना चाहते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारा स्ट्रगल किया है अपने ट्रीटमेंट से पहले, ट्रीटमेंट के टाइम पर भी। सो अभी जब आप ठीक हो गए हैं तो क्यों ना थोड़ा सा मेंटेनेंस के साथ अपने आप को हेल्दी और फिट रखें। सो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए जो डॉक्टर साहब ने बताया है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। सो फिलहाल दीजिए इजाज़त। अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस आपके बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे।
अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।